फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी ने अपने सैनिकों को आराम और मनोरंजन के लिए पेरिस भेज दिया। छुट्टी पर गए सैनिकों में 19 साल के लेफ्टिनेंट ऑगूस्ट वॉन कागेनेक भी थे। उनकी यूनिट फ्रांस पर हुए हमले में शामिल नहीं थी। वो पहली बार पेरिस आए थे। उन्होंने लिखा, हमें बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमें बिल्कुल सलीकेदार वर्दी में रहना है और स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संपर्क से बचना है। हम लोग मास टूरिज्म की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रांसीसियों ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो उनसे संघर्ष भी करने लगे। टेलीफोन लाइंस को तबाह करने वाले ये दो लोग जर्मन सैनिकों द्वारा मौत की सजा पाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। मार्शल पेटां के तानाशाही शासन वाली नई फ्रांसीसी सरकार ने जर्मनी के साथ सहयोग करने का फैसला किया। पेटां ने यहूदी विरोधी कानून बनाए, जिनके तहत यहूदियों को सार्वजनिक जीवन से अलग कर दिया गया। पेटां ने हिटलर से हाथ मिला लिया था। हर रोज वेयरमाख्त की परेड होती थी। जर्मनी ने यूरोप के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। प्राग और वॉर्सो के बाद ब्रसेल्स, लग्जमबर्ग, हेग, कोपेनहेगन और ओस्लो भी इनके कब्जे में आ गए, लेकिन लंदन बचा रहा। फरवरी 1941 में लंदन के बाहरी इलाके में रहने वाली नन्ही सी लड़की रोज महज 3 साल की थी और 2 साल से जंग झेल रही थी। रोज साहसी थी और ब्रिटेन में वाकई साहस की जरूरत थी। ग्रेट ब्रिटेन के शहर जर्मन बमबारी से तबाह हो चुके थे, लेकिन चर्चिल के नेतृत्व और रूजवेल्ट की कारगर मदद के बूते पर यह देश सिर उठाए खड़ा रहा। रूजवेल्ट को अमेरिका में तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अमेरिका में आम मत युद्ध के खिलाफ था, लेकिन रूजवेल्ट ने घोषणा की कि हमें लोकतंत्र को बचाने में मदद करनी चाहिए। वो ग्रेट ब्रिटेन को जो साजो सामान भेजते थे, उसका कुछ ही हिस्सा वहां पहुंच पाता था। समुद्र में हर ब्रिटिश जहाज को काफी खतरा रहता था। अटलांटिक महासागर में जर्मन पनडुब्बियों की भरमार थी। इनके पेरिस्कोप ब्रिटिश जहाजों को ढूंढते रहते थे। चर्चिल चिंतित थे, क्योंकि जल्दी ही सप्लाई पूरी तरह रुक जाने वाली थी और युद्ध का नतीजा अनिश्चित लग रहा था। ग्रेट ब्रिटेन एक टापू है और ये बात इसके लिए फायदेमंद होने के साथ साथ नुकसानदेह भी थी। लेकिन उस समय तक जर्मन कब्जे वाले देशों के लिए ब्रिटेन ही आखिरी उम्मीद था। जर्मन पनडुब्बियां यानी यू बोट्स अब फ्रांस की बंदरगाहों का इस्तेमाल करने लगी थीं। समूह में चलने और टॉर्पीडो और तोप इस्तेमाल करने वाली इन पनडुब्बियों को अटलांटिक के भेड़िए कहा जाता था और सिर्फ 1941 में ही ये ब्रिटेन का 40 लाख टन साजो सामान डुबोने में कामयाब रही थी। इस सीन में जर्मन पनडुब्बी के सैनिक एक डूबे हुए जहाज के ऐसे नाविकों की तरफ ब्रेड फेंक रहे हैं जिनके बचने की लगभग कोई संभावना नहीं है।
ये लोग भूख प्यास, ठंड या फिर तेल की वजह से फंसकर मरने वाले हैं। हिटलर अपनी पनडुब्बियों की कामयाबी से बहुत खुश था, लेकिन अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर हथियारों के उत्पादन से उसे चिंता हो रही थी। उसने अपने सेक्रेटरी बोमन से कहा, 1 साल में अमेरिका जंग में उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। उसका सामना करने के लिए हमें ज्यादा कच्चा माल चाहिए। ये सारा माल पूरब में मौजूद है। हमें उस लिविंग स्पेस को जीतना होगा। इसके बाद सारी उम्मीदें खत्म हो जाने से ब्रिटेन को मजबूरन समझौता करना होगा। उस समय तक अमेरिका के लिए काफी देर हो चुकी होगी, लिहाजा हमें जल्दी से जल्दी रूस पर हमला कर देना चाहिए। हिटलर ने रूस पर हमले की इस योजना का नाम एक मध्यकालीन सम्राट फ्रेडरिक बारबारोसा के नाम पर ऑपरेशन बारबारोसा रखा। वेयरमाख्त ने अपनी फौज को पूरब में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट वॉन कागेनेक पोलैंड के लिए रवाना हो गए। पोलैंड के कैदियों और यहूदियों को विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम पर लगा दिया गया। हिटलर पोलैंड के आर पार पक्की सड़क बनाना चाहता था ताकि अपनी फौज को रूस की अपनी नई सीमा तक आसानी से ले जा सके। नाइन्थ पेंजर डिवीजन यहां वॉन कागेनेक की रेजिमेंट के साथ तैनात थी। वॉन ने लिखा, हमारी बगल में एसएस यूनिट है। उनके कमांडर ने एक दिन पूछा कि क्या तुम किसी यहूदी को देखना चाहते हो? उसके इशारे पर एक सैनिक नाटे से आदमी को ले आया। कमांडर ने उससे पूछा कि आज तुमने कितने लोगों के पैसे चुराए? वो आदमी खामोश रहा। इस पर उसे 10 डंडे मारने का हुक्म दिया गया। हम इसे देखकर बहुत दुखी हुए। ये पोलैंड पर हमारे कब्जे की सच्चाई थी। हमने बेरहमी के कुछ किस्से सुने तो थे, लेकिन ये जानना नामुमकिन था कि असल में क्या चल रहा है। ये देश बेजुबान देश बन चुका था। हमें पता नहीं था कि ये एक जाति संहार की शुरुआत थी, जिसमें हम भी अपनी ताकत और अपना साहस लगा रहे थे। हिटलर ने पूरब पर हमले की अपनी योजना को कुछ समय के लिए टाल दिया। उसे अपने सहयोगी मुसोलिनी की मदद करनी थी, जो अपनी अलग लड़ाई लड़ना चाहता था। अफ्रीका में ब्रिटिश फौज ने हाल ही में इल डूचे को हरा दिया था। रेगिस्तान में इटली की फौज बदहाल थी। मुसोलिनी को बर्बादी से बचाने के लिए हिटलर ने अपने सबसे अच्छे जनरल्स में से एक जनरल रोमेल को उनकी आर्मर्ड डिवीजन अफ्रीका कोर के साथ लीबिया भेजा। जर्मनी में रोमेल एक बड़े नायक थे। उन्होंने ही मई और जून 1940 में कैम्ब्राय, अरास, रुआ और शेरबोर्ग पर कब्जा किया था। ये असली नाज़ी थे जो शुरू से ही पूरे उत्साह और अपनी पूरी ताकत से हिटलर की सेवा कर रहे थे। रोमेल टैंक्स और तेज तर्रार लड़ाई में यकीन रखते थे। उन्होंने अफ्रीका कोर को तेजी से ब्रिटिश मोर्चे की ओर रवाना होने का आदेश दिया। रोमेल काफी नाम कमा रहे थे। ब्रिटिश सैनिकों के बीच उनकी तस्वीर ये कहकर दिखाई जा रही थी कि ये शख्स खतरनाक है। हिटलर ने ग्रीस पर हमला कर दिया, जिसे पहले मुसोलिनी भी जीतने की कोशिश कर चुके थे। बाल्कन्स के ब्लिट्जक्रीग और युगोस्लाविया पर कब्जे के बाद हिटलर ने क्रीट में अपने पैराट्रूपर्स उतार दिए। हिटलर ने रूस पर हमले के लिए अपना सदर्न फ्लैंक मजबूत कर लिया था, लेकिन इसमें काफी महत्वपूर्ण समय निकल गया था। ऑपरेशन बारबारोसा में कई हफ्ते की देरी हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में पारंपरिक रूप से विशाल सैनिक परेड का आयोजन होता था, लेकिन इस बार यहां खास तैयारी की गई थी। स्टालिन जर्मनी के सामने अपनी जबरदस्त सैनिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे। स्टालिन को अपने जासूसों से खबर मिल रही थी कि उन पर जल्दी ही हमला होने वाला है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हिटलर जर्मनी और सोवियत के बीच अनाक्रमण संधि को इतनी जल्दी तोड़ने की हिमाकत करेगा। परेड में जर्मनी के प्रतिनिधि भी थे।
सोवियत संघ के पीपल्स कॉमिसार और स्टालिन के रक्षा मंत्री मार्शल टिमोशेंको उन्हें बहुत इज्जत से सलाम करते हुए दिख रहे हैं। हिटलर हमले के लिए तैयार था, लेकिन वो 2 मोर्चों पर लड़ने से बचना चाहता था। वो ग्रेट ब्रिटेन से पहले समझौता कर लेना चाहता था। लंदन के बाहरी इलाके में जर्मन बमबारी से बचे एक घर में नन्ही रोज रेडियो सुन रहे अपने माता पिता की मदद कर रही थी कि बीबीसी पर अचानक एक चौंका देने वाली घोषणा हुई। स्कॉटलैंड में ग्लासगो के पास जर्मनी के एक विमान मेसरश्मिट 110 के अवशेष मिले थे। इसका पायलट पैराशूट से कूद गया था। पता लगा कि वो टॉप रैंकिंग का नाजी और हिटलर का डेप्यूटी रोडोल्फ हेस था। उसने कहा कि मैं शांति के मिशन पर आया हूं। हेस हिटलर के शुरुआती समर्थकों में से था। वो सबसे कट्टर लोगों में से भी था। Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler Sieg! हेस को लग रहा था कि उसकी भूमिका दूसरे नाजी नेताओं जितनी गौरवशाली नहीं है। वो अपने फ्यूरर के सामने साबित करना चाहता था कि सिर्फ रूडोल्फ हेस ही ग्रेट ब्रिटेन के साथ जंग खत्म करने का तरीका ढूंढ सकता है। लेकिन हेस को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। चर्चिल ने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया और हिटलर ने कहा कि उसने उसे नहीं भेजा है। हेस की बाकी जिंदगी कैद में कटने वाली थी। इस बीच इंटेलिजेंस रिपोर्ट से संकेत मिल रहे थे कि हिटलर सोवियत संघ पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन स्टालिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने टोक्यो में तैनात सोवियत जासूस रिचर्ड सॉग के आखिरी संदेश को भी अनदेखा कर दिया। 30 मई 1941 के इस दस्तावेज में जर्मन हमले की चेतावनी थी। असल में तो स्टालिन ने राइख को कच्चा माल भेजना जारी रखा था। जर्मन सोवियत अनाक्रमण संधि होने के बाद से वो जर्मनी को हजारों टन तेल, क्रोम और निकल निर्यात कर चुके थे और इन सब ने फ्रांस को जीतने में हिटलर की मदद की थी। आखिरी मालगाड़ी 21 जून 1941 की रात को भेजी गई थी। कई टन गेहूं ले जा रही ये ट्रेन आधी रात को सरहद के पार पहुंची और 22 जून को सुबह 3 बजे आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा किए बिना शुरुआती वेयरमाख्त सैनिक रूसी इलाके में घुस गए। उनके पीछे 153 जर्मन डिवीजन्स भी घुस गईं और फिनलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के सैनिक भी हमले में शामिल हो गए। इनके साथ स्पेनी फासिस्ट की एक डिवीजन भी थी। हमले में शामिल 30 लाख सैनिकों के पास 6 लाख ट्रक्स थे, जिनमें से कई बेरलिए और रेनो जैसी फ्रांसीसी कंपनियों के थे। साथ ही शामिल थे 3000 टैंक्स, 7000 तोपें और 3000 विमान भी। चौबीस घंटे के भीतर सोवियत संघ के 1500 विमानों को जमीन पर ही तबाह कर दिया गया। जर्मनों ने 300 और रूसी विमानों को मार गिराया। अचानक हमले की वजह से झुकने पर मजबूर सोवियत वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। जर्मनी की फौज 3000 किलोमीटर के इलाके में 3 अलग अलग दिशाओं से हमले कर रही थी। उत्तर में इसका आइडियोलॉजिकल टारगेट लेनिनग्राड यानी लेनिन का शहर था, जहां से रूस की क्रांति पनपी थी। इसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं और ये सेंटर पॉलिटिकल टारगेट था जो स्टालिन की राजधानी थी। दक्षिण में इकोनॉमिक टारगेट कीव और यूक्रेन था।
उत्तरी बाल्टिक राज्यों में कहीं कहीं जर्मनों को मुक्तिदाता समझा जा रहा था। स्टालिन के आतंक वाले शासन के बाद कोई भी चीज राजनैतिक दमन करने वाली बेरहम सोवियत सीक्रेट पुलिस एनकेवीडी से बेहतर ही होती। पीछे हटने को मजबूर एनकेवीडी ने वहां जेलों में बंद बाल्टिक कम्युनिस्ट विरोधियों को मार डाला। स्थानीय एंटीसेमाइट लोग यहूदियों पर कम्युनिस्टों का समर्थन करने का आरोप लगा रहे थे। यहूदियों को लाशें ढोने के लिए मजबूर किया गया। सभी बाल्टिक राज्यों में लोग यहूदियों की सामूहिक हत्या करने लगे और जर्मन लोग उन्हें यह कहकर उत्साहित करते थे कि कोई निशान मत छोड़ो। उनका नामो निशान मिटाने का एक तरीका था लाशों को जला देना। सेंट्रल फ्रंट में टैंक रणनीति के माहिर और ब्लिट्जक्रीग की शुरुआत करने वाले जनरल गुडेरियन स्टालिन लाइन के पास फंसे हुए थे। ये मोर्चों का एक ऐसा सिलसिला था जिसे पेंजर ग्रेनेडियर को लड़कर हासिल करना था। गुडेरियन आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक ऐसी चीज ने उनकी बेहतरीन मोटराइज्ड यूनिट्स को धीमा कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इसके बारे में वॉन कागनेक ने लिखा है, हम अपनी आर्मर्ड कार्स में आगे बढ़ते हैं तो उससे उड़ती धूल हमें घेर लेती है। हम रूस में हैं जहां पक्की सड़कें नहीं हैं। ये बहुत अजीब है। ये चिपकने वाली लाल पीली धूल आंख, नाक, मुंह सब में घुस जाती है। ऐसे हालात में ये लोग दिन भर में 50 किलोमीटर आगे बढ़ रहे थे। ये वॉर्सो से ओस्लो और बायोन तक आ चुके थे, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा था कि रूस कितना विशाल है। सैकड़ों किलोमीटर तक कहीं कोई गांव नजर नहीं आता था। रसद, ईंधन और गोला बारूद के ट्रक्स के लिए आगे बढ़ना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन जर्मन सैनिकों को एक और मुश्किल का सामना करना था। रूसी सैनिक उनका कड़ा मुकाबला कर रहे थे। एक नए किस्म का रूसी टैंक जंग में शामिल हुआ था और इसने दुश्मनों को चौंका दिया था। 30 टन का विशाल T-34 टैंक एक जबरदस्त तोप से लैस था और अपने चौड़े ट्रैक्स की बदौलत ये कहीं भी जा सकता था। मारक क्षमता और बख्तर की मोटाई में ये जर्मन टैंक से बेहतर था, लेकिन इसका रेडियो बहुत पुराने किस्म का था और गेयरबॉक्स में भी खामियां थीं। इसे सिर्फ जर्मन 88 तोप ही तबाह कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद जर्मन फौज के पास ज्यादा हथियार थे और खुद फौज भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन उनके शब्दों में आइवंस कहलाने वाले ये रूसी फौजी आखिर तक कड़ा संघर्ष करने वाले थे। रूस को भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन जर्मनी के हताहतों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। जर्मन फौज दुश्मन की पूरी सेनाओं को बंदी बनाते हुए लेनिनग्राड, मॉस्को और किएव के अपने तीनों लक्ष्यों की ओर बढ़ती रही। हिटलर ने सभी राजनीतिक कॉमिसार्स यानी कम्युनिस्ट पार्टी के उन लोगों को फौरन मार डालने का आदेश दिया जिन्हें हर फौजी यूनिट में अफसरों और सैनिकों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। गुडेरियन इस क्रिमिनल ऑर्डर के खिलाफ थे, लेकिन 4th पेंजर आर्मी ग्रुप के कमांडर जनरल हॉपनर के मुताबिक इस जंग को बेमिसाल बेरहमी के साथ ही आगे बढ़ाना है। बोल्शेविक्स पर कोई रहम नहीं होना चाहिए।
बोल्शेविक्स यानी रूसी लोग अपने थोड़े से हथियारों से भरसक संघर्ष कर रहे थे। इनके हर 4 लोगों के पास एक राइफल होती थी। इन्हें मजबूर होकर पूरे मोर्चे पर पीछे हटना पड़ रहा था। स्टालिन के लिए हालात बहुत खराब लग रहे थे। अपने जबरदस्त जॉर्जियन लहजे के साथ स्टालिन ने ऐसे शब्दों से भाषण की शुरुआत की जो उन्होंने पहले कभी नहीं कहे थे। उन्होंने रूसियों को मेरे भाइयों और मेरी बहनों कहा। उन्होंने सच्चाई बता दी। हम पर हिटलर के जर्मनी ने हमला किया है। यह दुश्मन बहुत बेरहम और कठोर है। हमारे देश पर गंभीर खतरा है। ऐसे मुश्किल समय में स्टालिन ने भविष्यवाणी करने का साहस दिखाया। क्या यह सच है कि जर्मन की फासिस्ट फौजें अजेय हैं? नेपोलियन की सेना भी अजेय थी, लेकिन उसे मात खानी पड़ी थी। स्टालिन ने मशीनों और कामगारों के साथ तमाम कारखानों को पूरब में यूरल माउंटेन्स की ओर ले जाने का आदेश दिया और उन्होंने किसानों को सख्त आदेश दिए कि अपने घर और खेत तबाह करके पूरे इलाके को खाली कर दो। ऐसी कोई चीज पीछे मत छोड़ो जो हिटलर की हमलावर फौज के काम आ सके। ये स्टालिन की स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी थी। जर्मन अफसर नेपोलियन को नहीं भूले थे। 1812 में रूसियों ने अपने शहर और खेत जलाकर नेपोलियन की विशाल फौज को हरा दिया था और फिर बेरेटजीना की लड़ाई में फ्रांस की फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया था। जुलाई 1941 की शुरुआत में जर्मन फौज भी मध्य मोर्चे पर बेरेटजीना नदी के पास पहुंच गई और ये लोग आगे बढ़ते रहे। सोवियत सैनिकों का प्रतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। नदी के दूसरे तट पर एक चौंका देने वाली चीज जर्मनों का इंतजार कर रही थी। रूसी फौज ने एक नया तोपखाना तैनात कर दिया था। ये स्टालिन्स ऑर्गन या काट्यूशा कहलाने वाला रॉकेट लॉन्चर था, क्योंकि इसकी आवाज ऑर्गन पाइप्स जैसी थी। ये सबसे खौफनाक हथियार था। लेकिन जर्मनी की बढ़ती हुई फौज को कोई भी चीज नहीं रोक सकती थी। जुलाई के मध्य तक ये मॉस्को से पहले के अंतिम बड़े शहर स्मोलेंस्क पहुंच गए। यहां 3 हफ्ते तक लड़ाई चली। जर्मन लाउडस्पीकर से समर्पण करने के आह्वान के बावजूद रूसी फौज आखिर तक सामना करती रही। बहुत कम लोगों को बंदी बनाया जा सका। कुछ बचे खुचे लोग घने जंगलों में छिपकर छापामार बन गए। उनके साथ कई ग्रामीण और किसान भी थे जिन्हें उन्होंने लड़ना सिखाया। ये लोग देशद्रोहियों को ढूंढकर खत्म करते थे और दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ते रहते थे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। फ्यूरर का आदेश था कि जरा सा भी बैर दिखाने वाले लोगों को फौरन खत्म कर दिया जाए।
हिटलर ने वेयरमाख्त के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल काइटल से मशवरा किया। ऑपरेशन बारबारोसा धीमा पड़ रहा था। कुछ जनरल्स की राय थी कि 3 तरफ से हमला करने की हिटलर की रणनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। आर्म्स ग्रुप सेंटर के कमांडर मार्शल वॉन बॉक चाहते थे कि इसकी बजाय उनकी सारी फौज मॉस्को पर हमला करे। हिटलर मतभेद जाहिर करने का दुस्साहस करने वाले जनरल्स को पसंद नहीं करता था। जनरल गुडेरियन वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब हम मॉस्को से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर हैं। फ्यूरर ने कहा कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें युद्ध के समय की इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। पहले हमें यूक्रेन से गेहूं चाहिए ताकि वो पिछली लड़ाई की तरह हमें भूखा नहीं रख सके। मॉस्को तो सिर्फ एक प्रतीक है, हम उसे बाद में जीत लेंगे। हिटलर ने गुडेरियन को दक्षिण में किएव की ओर मुड़ने का आदेश दिया ताकि वेयरमाख्त के पीछे के कुछ हिस्सों में अब भी सक्रिय रूसी फौजों को पूरी तरह घेरा जा सके। ये अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी थी। जर्मन सेना ने एक ही बार में 6 लाख रूसी सैनिकों को गिरफ्तार कर दिया। हिमलर इस मौके पर पहुंचा। युद्ध बंदियों को खिलाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। हिमलर ने बड़ी बेरुखी से इन कैदियों को देखा जिन्हें वो उंटरमेंच या सब ह्यूमंस कहता था। उसने बड़ी बेरहमी से उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। लेफ्टिनेंट वॉन कागेनेक ने लिखा, हम यूक्रेन में बहुत मजे में रहते थे। हमें जरूरत की हर चीज मिल रही थी, अंडे, मक्खन, फल, दूध और वाइन। ब्लैक सी के आसपास के इलाके की एक बढ़िया रेड वाइन हमें मिल रही थी। उन्होंने आगे लिखा, यूक्रेन के लोग खुशी खुशी हमारे पास आते थे और औरतें हमारे लिए ब्रेड और शहद लाती थीं। वो हमें मुक्तिदाता मान रहे थे। यूक्रेन के लोग कई कारणों से रूसी लोगों और खासकर स्टालिन से नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने ही 1930 के दशक की शुरुआत में बड़े पैमाने पर लोगों को भूखा रखने की नीति शुरू की थी, जिसमें 70 लाख लोग मारे गए थे। यूक्रेन के एंटीसेमेटिक और कई अन्य लोग यहूदियों से भेदभाव करते थे और वो उनकी सामूहिक हत्या करने लगे, जैसा कि जोलोचिव के इस सीन में दिख रहा है। जर्मन सैनिक सब कुछ देखते रहते थे। असल में तो यूक्रेन के कई लोग नाजियों के साथ मिल गए थे, लेकिन जर्मनी ने एक सहयोगी हासिल करने का ये मौका गंवा दिया। राइक में दूसरी सबसे बड़ी हस्ती मार्शल गोयरिंग यूक्रेन पहुंचे। उन्होंने कहा, जो आदमी काम का नहीं है उसे खाना नहीं दिया जाए। जो लोग काम कर सकते हैं वो राइक के लिए काम करेंगे, बाकी लोगों को मरना होगा। काम करने वाले लोगों को अपना सब कुछ देकर आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करना होगा। गोरिंग यूक्रेन को गुलाम बनाने और यहूदियों को खत्म करने की इस नीति को लागू करने के लिए यहां आए थे। इनके साथ नाजी नस्लवाद के मूल सिद्धांत की रचना करने वालों में शामिल एल्फ्रेड रोजेनबर्ग भी थे। हिमलर और हाइड्रिक ने यहूदियों को मौत के घाट उतारने वाले कमांडोज का गठन किया, जिन्हें आइंस्टाइन ग्रुप कहा जाता था। इसमें एसएस के सदस्य, पुलिस वाले और वेयरमाख्त के सैनिक थे। एसएस के लोग यहूदियों को जंगल में ले जाकर उन्हें कुदाल थमा देते थे ताकि वो खुद अपनी कब्र खोद सकें। लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसलिए उन्होंने लंबी कब्रें तैयार करने का आदेश दिया और वो यहूदियों को लाशों की आखिरी कतार पर गिराते जाते थे।
लेकिन इस प्रक्रिया में भी काफी समय लगता था। एसएस ने किएव के पास बाबी यार नाम की एक खाई तैयार की। 2 दिन में 33,771 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे सभी शामिल थे। पूरे मोर्चे पर सैकड़ों जगहों पर ऐसा हो रहा था और इस नरक जैसे माहौल में यहूदियों को मारने वाले ये लोग पहले उनकी तस्वीर भी उतारते थे। योजनाबद्ध तरीके से बेरहमी से लाखों यहूदियों के इस नरसंहार को आगे चलकर होलोकॉस्ट बाय बुलेट्स कहा गया। लेकिन हिमलर खुश नहीं था। वो आइंस्टाइन ग्रुप के एक तथाकथित एक्टियंस में शामिल हुआ था। इस नरसंहार के अपने सैनिकों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक असर को देखकर हिमलर कुछ वैकल्पिक तरीके ढूंढने लगा। इसी की वजह से आगे चलकर गाड़ी के पिछले हिस्से में खुलने वाले एग्जॉस्ट पाइप्स वाले गैस वेंट्स और इसके 1 साल बाद गैस चेंबर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। उत्तर में लेनिनग्राद की लंबी घेराबंदी शुरू हो गई। जर्मनी की योजना यह थी कि सड़कों पर लड़ने की बजाय तोपखाने से हमला किया जाए और लोगों को घेरकर भूख से खत्म कर दिया जाए। शहर की इमारतें तबाह हो गईं। एक हवाई हमले में जू का हाथी भी मारा गया। खाने की राशनिंग न्यूनतम आवश्यकताओं से भी नीचे पहुंच गई। लेकिन सर्दी शुरू होने के साथ हालात और बिगड़ने वाले थे। दक्षिण में गुडेरियन को आखिरकार उत्तर में बाकी सेनाओं के साथ मिलकर मॉस्को की ओर बढ़ने का हिटलर का आदेश मिला। लेनिनग्राड से ओडेसा तक फैले इस विशाल मोर्चे पर मॉस्को की ओर बढ़ रहे जर्मन सैनिकों को रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जर्मन फौजियों ने 7 लाख और लोगों को बंदी बना लिया। वेयरमाख्ट के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल योडल ने कहा कि हम जंग जीत गए हैं। वॉन कागेनेक ने लिखा, हमें अचानक अपने सबसे जबरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। ये शरद ऋतु की बारिश और कीचड़ है, जिसे रूसी लोग रेस्पुटीजा कहते हैं। दूर दूर तक इतना चिपचिपा कीचड़ फैला हुआ है कि ये हर चीज में चिपक कर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो टैंक हो, ट्रक, घोड़ा या इंसान। इससे आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया है। हम रोज 30 किलोमीटर की जगह 5 से 8 किलोमीटर ही बढ़ पा रहे हैं। एक एक कदम उठाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। वेयरमाख्ट का गौरव कहे जाने वाले पैंजर्स थम गए हैं। हिटलर ने अपने सैनिकों को लिखा, पूर्वी मोर्चे के सैनिकों, साथियों, आज आखिरी निर्णायक लड़ाई शुरू हो रही है। और एक बार फिर जर्मन फौज एक साथ मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि पाला पड़ने से अब जमीन सख्त हो गई थी। दुनिया सांस रोके देख रही थी कि क्या हिटलर स्टालिन को हरा देगा। इस समय जर्मनी के कब्जे वाले देशों के उग्र दक्षिणी पंथी लोग जर्मन सेना में शामिल होने लगे। बेल्जियन, डेन्स, डचमैन,
और लीजन ऑफ फ्रेंच वॉलंटियर्स के नौजवान जर्मन वर्दी में पूर्वी मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये मुश्किल में पड़ने वाले थे। नवंबर 1941 में सर्दी का मौसम कुछ जल्दी ही शुरू हो गया था। तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचने वाला था। वेयरमाख्त तेजी से लड़ने के लिए बनी फौज थी। इसे 4 महीने में ही रूस को हरा देना था। यह सर्दी झेलने के लिए नहीं बनी थी। गुडेरियन ने लिखा है, किसी तरह पेट भरने और सर्दी के लायक लिबास के बिना ही तैनात इन सैनिकों को रहने की मामूली सी जगह के लिए झगड़ते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है। ये लोग छोटे से छोटे गांव पर कब्जा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। एक गांव या एक इस्बा भी हारने का मतलब मौत थी। हमलावर फौज ठंड और दस्त से मर रही थी। डायरिया की वजह से इन्हें दिन में 30 बार तक टॉयलेट जाना पड़ता था। वेयरमाख्त के एक डॉक्टर हाप ने उन्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें खुद फैसला करना होगा। अगर ट्राउजर्स उतारोगे तो ठंड से मर जाओगे। बेहतर है कि पीछे की सिलाई काट दो ताकि ट्राउजर्स उतारने की जरूरत ना पड़े। इसके ठीक विपरीत रेगिस्तान में तैनात अफ्रीका कोर के लोग अपने टैंक्स की गर्म बॉडी पर अंडे पकाकर खा रहे थे और लिली मार्लिन का युद्ध गीत सुन रहे थे। रेगिस्तान की जंग भी रेत में दबती जा रही थी। पेट्रोल और रसद की कमी होने लगी थी। रोमल ने रुकने का आदेश दिया, लेकिन वो एक नए हमले की योजना बना रहे थे जिसमें इनके अफ्रीका कोर के लोगों को और मुश्किलें झेलनी थी। इस बीच मॉस्को की ओर बढ़ रहे जर्मन फौजी ना तो नहा पा रहे थे और ना कपड़े बदल पा रहे थे। अपने दुश्मनों की तरह ये भी जुओं और खुजली, यहां तक कि टाइफस पैदा करने वाले परजीवियों से भी बेहाल थे। नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी के 1 लाख से ज्यादा लोग टाइफस से मारे गए थे। इस सब के बावजूद वेयरमाख्त आगे बढ़ता जा रहा था। जर्मन फौज का अग्रिम दस्ता मॉस्को के बाहरी इलाके में पहुंच गया और ये लोग रेड स्क्वायर तक जाने वाली बस लाइन के छोर तक पहुंच गए। सोवियत सेना ने आगे बढ़ते जर्मन सैनिकों को रोके रखा और इस बीच स्टालिन ने क्रांति की वर्षगांठ पर हमेशा की तरह परेड के आयोजन का आदेश दिया। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए स्टालिन ने अतीत की बातें याद दिलाने वाला भाषण दिया, जिसमें जार के जमाने के महान सैनिकों का जिक्र था। आप अपने गौरवशाली पूर्वज अलेक्जेंडर नेव्स्की, दिमित्री पोजास्की, अलेक्जेंडर सुवोरोव और मिखाइल कुतुजोव का नाम डूबने न दें। स्टालिन ने मॉस्को की रक्षा की योजना अपने सबसे अच्छे जनरल्स में से एक और गुडेरियन जैसे ही टैंक स्पेशलिस्ट 45 वर्षीय जनरल ज़्यूकोव के साथ मिलकर बनाई थी। किस्मत ज़्यूकोव के साथ थी। सोवियत जासूस सॉग ने पता लगाया था कि हिटलर का सहयोगी होने के बावजूद जापान ने रूस पर हमला नहीं करने का फैसला किया था, क्योंकि उसका प्रमुख दुश्मन अमेरिका था। इससे ज़्यूकोव को सुदूर पूर्व में सैनिकों की तादाद कम करने का मौका मिल गया। वो कई साइबेरियन डिविजन्स ले आए। ये लोग जरूरी साजो सामान से लैस थे। साइबेरिया के लोग ठंड से नहीं डरते थे और ये हर माहौल का सामना करने के आदी थे। ये लोग अपने साथ अपने स्कीज और अपने रेंडियर्स लेकर आए थे। अब ये जर्मन सैनिकों के शिकार पर निकलने वाले थे। ज़्यूकोव वेयरमाख्त को 2 तरफ से दबोचना चाहते थे।
लगभग 30,000 जर्मन मारे गए या लापता हो गए। हजारों को कैद करके साइबेरिया भेज दिया गया। ठंड से इनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। इनमें से 1/3 से भी कम लोग लगभग 15 साल बाद घर लौट पाए। ऑगस्ट वॉन कागेनेक बहुत बुरी तरह जख्मी हुए और उन्हें वापस जर्मनी पहुंचा दिया गया। उन्होंने लिखा, आस्था खत्म हो गई और संदेह हावी होने लगा। मौत ही सैनिकों की सबसे अच्छी दोस्त बन गई, क्योंकि यही उन्हें पीड़ा से मुक्ति दिला सकती थी। रूसी लोगों के लिए भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। इनका देश तबाह हो गया था। मॉस्को बच गया था, लेकिन लाखों लोग मारे गए थे या बंदी बना लिए गए थे और खतरा अब भी बरकरार था। वेयरमाख्त को 200 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। हिटलर ने अपनी फौज को हर हाल में इस नए मोर्चे पर डटे रहने का हुक्म दिया। उसने गुटेरियन समेत 35 जनरल्स को बर्खास्त करके खुद वेयरमाख्त की कमान संभाल ली। हिटलर को अपनी फौज के मोर्चे को फिर से कायम करने और अपने सैनिकों को फिर से हथियारों से लैस करने में कामयाबी मिलने वाली थी और वो बदला लेने की योजना बनाने लगा था। वेयरमाख्त अब भी रूस में मजबूती से टिकी हुई थी। हिटलर एक बार फिर बवेरिया में अपने शैले में अपने कुत्तों के पास लौट गया। उसकी राय में मॉस्को के बाहर हुई यह हार उनके जनरल्स और उनके कूटनीतिज्ञों की गलती थी। उन्हीं लोगों ने तो दावा किया था कि पोलैंड की जंग में फ्रांस और ब्रिटेन शामिल नहीं होंगे, और ये जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस आबवेयर की भी गलती थी, जिसने उसे रूसी फौज की हालत के बारे में गलत जानकारी दी थी। हिटलर ने आगे कहा, बोल्शेविक सेना बर्बर अविवेक से लड़ने वाले ग्रामीणों और उग्र कम्युनिज्म से प्रशिक्षित कामगारों से बनी है। लेकिन हिटलर को अपनी किस्मत पर भरोसा था। उसे लग रहा था कि वो जीत जाएगा। वो हां में हां मिलाने वालों के साथ मजे कर रहा था। यहां बोमन की मिस्ट्रेस हिटलर को जर्मन सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री मैग्डा स्नाइडर से मिलवा रही हैं। इनके पास ही अभिनेत्री की बेटी रोमी स्नाइडर बोमन के बच्चों के साथ खेल रही है। इस समय तक जर्मनी में जिंदगी मजे में चल रही थी। बड़े पैमाने पर बमबारी अब तक शुरू नहीं हुई थी और मॉस्को में जान गंवाने वाले सैनिक बहुत दूर कहीं बर्फीले इलाके में थे। हिटलर की पहली बड़ी हार के 2 दिन बाद इसके सहयोगी जापान ने अचानक प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के एक बड़े नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापानी विमानों के हमले के साथ ही ये युद्ध अब विश्व युद्ध बन गया। लंदन में नन्ही रोज डांस कर रही थी। ये क्रिसमस के सपने देख रही थी। इसने अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना कि अब अमेरिकी हमारी तरफ से लड़ेंगे, रूस भी हमारी तरफ है। अब इस लड़ाई में हम ब्रिटिश लोग अकेले नहीं हैं।